दोस्तों एली नाम की ये जो सीरीज है प्राइम वीडियो की तरफ से इसी सप्ताह हमें देखने को मिली है और इसके जितने भी जो एपिसोड हैं वो रिलीज हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में यानी इस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके सारे जो एपिसोड हैं उन सभी के बारे में बात करके इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग फैक्ट डिटेल अपडेट सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एले, जिसे एले फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लीगली ब्लॉन्ड के नाम से भी विज्ञापित किया गया है, लॉरा किट्रेल द्वारा विकसित एक अमेरिकी कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला है जो लीगली ब्लॉन्ड फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल के रूप में काम करती है। ये श्रृंखला पहली फिल्म की घटनाओं से 6 साल पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें किशोरी एले वुड्स, मूल रूप से रीज विदर्सपूपन द्वारा अभिनीत, के हाई स्कूल के दिनों को दर्शाया गया है, जिसे नव कलाकार लेक्सी मिनेट्री ने निभाया है। इस सीरीज का निर्देशन किट्रेल कर रहे हैं और विदर्सपून तथा निर्माता मार्क प्लैट के साथ मिलकर इसके कार्यकारी निर्माता भी हैं। इसका निर्माण अप्रैल 2025 में शुरू हुआ और इसका प्रीमियर 1 जुलाई 2026 को हुआ। जनवरी 2026 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार लीगली ब्लॉन्ड की एक प्रीक्वल। ये श्रृंखला 1990 के दशक में सिएटल में एक हाई स्कूल छात्रा के रूप में एले वुड्स के किशोरावस्था के वर्षों की पड़ताल करती है, इससे बहुत पहले कि वो फिल्मों में महत्वाकांक्षी हार्वर्ड कानून की छात्रा बनी। ढालना मुख्य लेक्सी मिनेट्री एले वुड्स के रूप में। जून डायने राफेल ने ईवा वुड्स एली की मां की भूमिका निभाई। टॉम एवरेट स्कॉट ने एले के पिता वायट वुड्स की भूमिका निभाई है। जेकब मॉस्कोविट्स माइल्स के रूप में गैब्रियल पोलिकानो ने लिज का किरदार निभाया है, जो रेनर वेस्ट हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक मुखर समलैंगिक छात्रा है, जिससे एले की दोस्ती हो जाती है। रेनर वेस्ट हाई स्कूल में शरारती लड़की किम्बरली के किरदार में चैंडलर किन्नी है। जैक लूकर डस्टिन के रूप में। एमी पिएट्स ने डोना का किरदार निभाया है, जो सिएटल के रेनर वेस्ट हाई स्कूल में सचिव है, जहां एले पढ़ती है और लिज की मां है। पुनरावर्ती मैट ओबर्ग ने रेनर वेस्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल एंडरसन की भूमिका निभाई है। जेसिका बेल्किन ने लॉस एंजेलिस में एले की सबसे अच्छी दोस्त मैडिसन का किरदार निभाया है। कायला मैसोने टिफनी के रूप में। लोगन श्रॉयर हॉट जोश के रूप में। लीसा यामाडा एम्बर के रूप में। क्लोई वेपर ने रेनर वेस्ट हाई स्कूल में एले की रसायन विज्ञान शिक्षिका सुश्री बर्क की भूमिका निभाई है। डेविड बर्थका चार्ड के रूप में। डैनियल चंद ने शैनन का किरदार निभाया है, जो किम्बरली की सबसे अच्छी दोस्त और माइल्स की प्रेमिका है। जेम्स वैन डेरबीक ने डीन विल्सन की भूमिका निभाई है, जो वर्तमान अधीक्षक और मेडिना के नए महापौर पद के उम्मीदवार हैं। ब्रैड हार्डर चार्ली के रूप में एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1। पायलट जेसन मूर, लॉरा किट्रेल, 1 जुलाई 2026। एली वुड्स बेल एयर स्थित अपने घर में अपना 16वां जन्मदिन मना रही थी। तभी उसके माता पिता वायट और ईवा ने उसे बताया कि उसके पिता की नौकरी चली गई है और वे सिएटल जा रहे हैं। इससे एली दुखी हो गई, इसलिए उसकी मां ने उसे एक चिहुआ हुआ कुत्ता दिलाया, जिसका नाम उसने ब्रूजर रखा। एली ने अपने नए स्कूल में पहला दिन बिताया, लेकिन लॉस एंजलिस की उसकी सोच बाकी सभी छात्रों के लापरवाह और उदासीन स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। उसकी मुलाकात लिज और डस्टिन नाम के छात्रों से हुई और वो स्टार खिलाड़ी माइल से दोस्ती कर बैठी। लेकिन सीनियर किम्बरली ने उसके पहनावे के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। स्कूल की सचिव डोना ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई और बताया कि वो अक्सर छात्रों की मदद करने के लिए नियमों में ढील लेती है। एली की सबसे अच्छी दोस्त मैडिसन ने उसे समझाया कि उसे सबके साथ घुल मिलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किम्बरली ने उस पर सबको खुश करने के लिए दिखावा करने का आरोप लगाया। लगभग हार मान चुकी डोना की मां उसे और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए वो स्कूल की नीलामी में डस्टिन की मदद करती है। वो समझाती है कि इसका उद्देश्य सहायक कर्मचारियों, विशेष रूप से डोना को उचित वेतन दिलाना है, और उनके लिए किए गए अपने सभी कार्यों का विवरण देती है, और भीड़ उसका समर्थन करती है। दुर्भाग्य से अगले दिन डोना को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि एले उन नियमों का खुलासा करती है जिन्हें उसने तोड़ा था,
जिससे एले को अपराध बोध होता है। 2. नहीं मूर्ख, मैं यहाँ जाता हूँ। जेसन मूर, एली विल्सन पेल्टन, 1 जुलाई 2026। एले डोना को दोबारा नौकरी पर रखने के लिए एक याचिका दायर करती है, लेकिन प्रिंसिपल एंडरसन डोना द्वारा तोड़े गए सभी नियमों के कारण इनकार कर देते हैं। इसी बीच उन्हें एक नारंगी रंग का स्वेट कोट मिलता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि ये उनकी पत्नी का है। डोना एले को माफ कर देती है, लेकिन उससे कहती है कि वो मामले में दखल न दे। एले की मुलाकात शैनन से होती है, जो एक अच्छी सीनियर छात्रा है और किम्बरली की सबसे अच्छी दोस्त भी है। वो अपनी माँ ईवा को शैनन की माँ रॉबिन के बुक साइनिंग कार्यक्रम में आमंत्रित करती है, जहां एले को पता चलता है कि सिएटल की महिलाएं स्वेड नहीं पहनती। इससे एले को लगता है कि एंडरसन अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं और वे इसे डोना की नौकरी वापस पाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। हालांकि उसकी मां उसके पिता की नौकरी जाने की तुलना रॉबिन के नस्लवाद के कारण बेदखल होने से करके उसे शर्मिंदा करती है। एले लिज को कारपेट मार्ट में एक कार्यक्रम में आमंत्रित करती है, इस उम्मीद में कि उससे दोबारा मुलाकात हो सकेगी। वहां किम्बरली खुलासा करती है कि डोना लिज की मां है और लिज स्वीकार करती है कि वे स्कूल जिले के बाहर रहती है, लेकिन एंडरसन उसे स्कूल आने देते हैं और अगर एंडरसन को निकाल दिया जाता है तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। खुद को बेकार महसूस करते हुए डस्टिन बेहोश होने से पहले कॉन्सर्ट का आनंद लेने में उसकी मदद करके उसे खुश करने की कोशिश करता है। माइल्स उसे अस्पताल ले जाता है और उनके बीच कुछ खास पल बीतते हैं, इससे पहले कि उसे पता चले कि माइल्स और शैनन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम वो लड़की नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। सैमी कोहेन, अस्मिता परंजपे, 1 जुलाई 2026। एले माइल्स से बच रही है जो उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। किम्बरली ये देख लेती है और एले के लॉकर पर वेश्या लिख देती है। इस बीच उसके माता पिता पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए गृह प्रवेश पार्टी देते हैं, लेकिन एले डस्टिन को किम्बरली की पूल पार्टी में अपना साथी बनने के लिए कहती है ताकि किम्बरली को लगे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बदले में वो एंडरसन का पर्दाफाश करने का वादा लेती है, जिसे वो कानूनी तौर पर करने का वादा करती है। एले लिज से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन लिज को समझ नहीं आता कि क्यों। पार्टी में एले को पता चलता है कि किम्बरली का पूल तैरने के लिए नहीं है, जिससे उसकी बिकनी अलग दिखने लगती है। शर्मिंदा होकर वो लिज को फोन करती है और स्वीकार करती है कि वो उसे पसंद करती है क्योंकि उसे परवाह नहीं है। लिज आती है और एले को परवाह न करने की कोशिश करने के लिए मनाती है और वो खूब मजे करती है। ईवा की पार्टी की शुरुआत अच्छी नहीं होती क्योंकि हर कोई ऐसी चीजें मांगता है जो वो कभी नहीं परोसती, जैसे बियर और ब्रेड, लेकिन वाइट मनोरंजन करके पार्टी को संभाल लेता है। ईवा की मुलाकात अधीक्षक और महापौर पद के उम्मीदवार डीन विल्सन से भी होती है। डस्टिन एंडरसन के कारनामों का खुलासा पार्टी में कर देता है क्योंकि वो वकीलों पर भरोसा नहीं करता। वहीं लिज उसे अपनी स्थिति के बारे में बताती है और एले की दोस्ती स्वीकार कर लेती है। दुर्भाग्य से एले को पता चलता है कि माइल्स उसका पड़ोसी है। अगले दिन एले शैनन के साथ मिलकर अपने लॉकर को गुलाबी रंग से रंग देती है। 4. मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता। सैमी कोहेन, जूलिया ब्राउनवेल, 1 जुलाई 2026। एले को लॉस एंजलिस की एक कॉस्मेटिक्स कंपनी में इंटर्नशिप के लिए फाइनलिस्ट चुना जाता है, जिसके लिए वो महीनों से आवेदन कर रही थी। उसकी माँ वीडियो बनाकर उसकी मदद करने की पेशकश करती है। एले छात्र परिषद को स्कूल की क्रॉस कंट्री टीम के लिए होमकमिंग पार्टी आयोजित करने के लिए मना लेती है। उसने किम्बरली से एक उत्साहवर्धक रैली का आयोजन करवाया था, लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि किम्बरली ने ईमेल के जरिए जानकारी दी थी। लिज एंडरसन को हराने के लिए डस्टिन का आशीर्वाद देती है। शैनन एले को कमान संभालने के लिए मनाती है, लेकिन स्कूल के नियमों के अनुसार काम करने के लिए कहती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसका माइल्स से ब्रेकअप हो गया है। रेस वाले दिन होमकमिंग पार्टी शानदार ढंग से संपन्न होती है। लिज एले के बारे में डस्टिन के इरादों पर सवाल उठाती है। डीन ईवा को अपनी टीम में जगह देने की पेशकश करता है, लेकिन वो वीडियो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण मना कर देती है। माइल्स रेस जीत जाता है और बाद में एले के साथ उसका एक खास पल होता है, लेकिन उसकी माँ वीडियो के जरिए बीच में दखल देती है। एले को एहसास होता है कि उसकी माँ उसकी इंटर्नशिप का इस्तेमाल लॉस एंजलिस वापस जाने के लिए कर रही है।
इसलिए वो इंटर्नशिप छोड़ देती है और सिएटल जाना पसंद करती है। एले और माइल्स एक दूसरे को चूमते हैं। एले को इसमें मजा आता है, इससे पहले कि उसे पता चले कि इसका शैनन के लिए क्या मतलब है। अगले दिन लिज एले को बताती है कि शैनन की मां की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। पीट चैटमॉन, जेन रेगन, 1 जुलाई 2026। शैनन स्कूल लौट आती है और एले और माइल्स इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि सही समय आने पर एले उसे उस चुंबन के बारे में बताएगी। एले किम्बरली को रॉबिन की याद में आयोजित कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन मैडिसन के अचानक आने से हैरान हो जाती है। इसलिए एले मैडिसन के साथ मिलकर योजना बनाने में जुट जाती है, जिससे मैडिसन को उपेक्षित महसूस होता है। एले रेन फॉरेस्ट कैफे को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनती है और किम्बरली उसे धन्यवाद देती है। वाइट ईवा को सिएटल में अभ्यस्त होने में मदद करता है, साथ ही मैडिसन को बताता है कि एले ने इंटर्नशिप छोड़ दी है। कार्यक्रम में मैडिसन को पता चलता है कि एले ने अपने दोस्तों से उसका जिक्र तक नहीं किया था। वो एले को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एले मदद करना चाहती है, इसलिए वो गुस्से में एले की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है, जिस पर एले स्वीकार करती है कि उसे सिएटल अच्छा लगने लगा है। इसलिए मैडिसन नाराज होकर चली जाती है और डस्टिन को चूम लेती है। किम्बरली नशे में धुत हो जाती है, इसलिए एले शोक संदेश देती है और कैफे के एनिमेट्रॉनिक्स पर सबकी हंसी के बीच एक भावपूर्ण भाषण देती है। इसके बाद माइल्स शैनन को उस चुंबन के बारे में बता देता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो ये बात एले को भी बताता है, जिस पर एले उससे विनती करती है कि वो और कुछ न कहे। फिर मैडिसन उसे दिलासा देती है और दोनों में सुलह हो जाती है। अगले दिन किम्बरली एले को बताती है कि शैनन का ट्रांसफर डेनवर में हो गया है, जबकि ईवा, जिसका अब सिएटल से नाता टूट चुका है, चुपके से एले का आवेदन पत्र भेज देती है। 6. जिस किसी ने भी कहा कि नारंगी रंग नया गुलाबी रंग है, वो सचमुच मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पीट चैटमॉन, चार्ली, 1 जुलाई 2026। एले को पता चलता है कि रॉबिन की मौत इसलिए हुई क्योंकि जिस चौराहे पर उसकी दुर्घटना हुई थी, वहां स्टॉप साइन नहीं था, और शहर ने स्टॉप साइन के लिए पैसे तो दे दिए थे, लेकिन प्रिंसिपल एंडरसन ने उसे लगाए बिना ही कागजात मंजूर कर दिए। एले और उसके दोस्त एंडरसन के गबन का पर्दाफाश करने का एक तरीका निकालते हैं, जिसके तहत वे स्कूल के अकाउंट फाइलों में सेंध लगाकर गायब सामान की रसीदें ढूंढते हैं, ताकि उन्हें जानबूझकर सजा मिले। किम्बरली के साथ मिलकर वे सब मिलकर चौकीदार फ्रैंक की चाबियां चुराने की योजना बनाते हैं। वे ध्यान भटकाते हैं और तभी एंडरसन सजा निगरानी का जिम्मा संभाल लेता है। एले माइल्स से दूरी बना लेती है और किम्बरली और लिज के बीच पनप रहे तनावपूर्ण लेकिन उभरते रिश्ते की ओर इशारा करती है। ईवा डीन के चुनाव प्रचार में मदद करते हुए एले की योजना का खुलासा कर देती है। किम्बरली एंडरसन का ध्यान भटकाने के लिए मूंगफली से एलर्जी का बहाना करती है, जबकि माइल्स रिकॉर्ड रूम में जाकर फर्जी रसीदों की तस्वीरें और नारंगी कोट पहने एक महिला और एक लड़की की तस्वीर खींच लेता है। एले माइल्स की सुरक्षा के लिए स्प्रिंकलर चालू कर देती है और सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो महिला एंडरसन की प्रेमिका है और वो लड़की उनकी बेटी है। इसी बीच डोना पर गबन की गई रकम चुराने का झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और समूह को लगता है कि डोना एंडरसन को ब्लैकमेल कर रही थी। 7. आपने गलत लड़की को चुना है। स्टेसी पासन, कैरोलीन ड्रीज, 1 जुलाई 2026। 8. क्या जैसे कि ये मुश्किल है? स्टेसी पासन, लॉरा किट्रेल, 1 जुलाई 2026। उत्पादन विकास, जैसा कि नियोजित लीगली ब्लॉन्ड 3 विकास की मुश्किलों में फंसा हुआ था। अप्रैल 2023 में ये घोषणा की गई कि एमजीएम के अधिग्रहण के बाद अमेज़न के पास विकास के तहत एक टेलीविजन श्रृंखला के साथ लीगली ब्लॉन्ड फ्रेंचाइजी का विस्तार करने की योजना थी। 3. 14 मई 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो ने एक नई आगामी प्रीक्वल सीरीज एले की घोषणा की, जिसे लॉरा किट्रेल विकसित कर रही हैं। घोषणा की मेजबानी करने वाली रीज विदरस्पून ने एक बयान में कहा कि दर्शक जान सकेंगे कि एले वुड्स ने अपनी विशिष्ट व्यक्तित्व और सरलता के साथ एक किशोरी के रूप में अपनी दुनिया को कैसे संभाला, उन तरीकों से जो केवल हमारी प्यारी एले ही कर सकती थी।
ये सीरीज किट्रेल और कैरोलिन ड्रीस द्वारा सहशोरन और कार्यकारी निर्माता है। जेसन मूर ने पहले सीजन के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया है और वे एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। रीज विदरस्पून, लॉरेन न्यूस्टैटर, लॉरेन किसिलेव्स्की, मार्क प्लैट और लीगली ब्लॉन्ड उपन्यास की लेखिका अमांडा ब्राउन भी कार्यकारी निर्माता हैं। जनवरी 2025 में विदरस्पून ने एक साक्षात्कार में कहा कि जेना ऑर्टेगा अभिनीत नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे श्रृंखला देखने के बाद उन्हें स्पिन ऑफ श्रृंखला बनाने की प्रेरणा मिली। विदरस्पून ने कहा, मैंने वो वेडनेसडे एडम्स शो देखा और मुझे लगा, अरे वो हाई स्कूल में थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने हर एपिसोड देखा, मुझे लगा कि ये अद्भुत था। उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगा हमें एली वुड्स को हाई स्कूल में दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कॉलेज जाने से पहले, लॉ स्कूल जाने से पहले वो कैसी थी। और मेरे मन में कई विचार आने लगे और कुछ बेहतरीन लेखकों ने एक शानदार कहानी सुनाई और अब अमेज़न इस शो को बना रहा है और इसका नाम एली है। जनवरी 2026 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। ढलाई फरवरी 2025 में नवोदित लेक्सी मिनेट्री को एली वुड्स के रूप में कास्ट किया गया था, जिसे मूल रूप से मूल फिल्मों में विदरस्पून द्वारा चित्रित किया गया था। मार्च में डायने राफेल और टॉम एवरेट स्कॉट को एली के माता-पिता ईवा और वायट के रूप में चुना गया। उसी महीने चैंडलर किन्नी, गैब्रियल पॉलिकानो और जैकब मॉस्कोविज किम्बरली, लिज और माइल्स के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। अप्रैल में जैक लूकर, जेसिका बेल्किन, लोगन श्रॉयर और एमी पीट्स डस्टिन, मैडिसन, जॉश और डोना के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। मई में लीसा यामाडा, क्लो वेपर, डेविड बर्थका, ब्रैड हार्डर, काइला मैसोनेट और जेम्स वैन डेर बीक, जो अपनी मृत्यु से पहले अपनी अंतिम भूमिका में थे, महत्वपूर्ण आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। फरवरी 2026 में मैत्रेयी रामकृष्णन सैम के रूप में दूसरे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हुईं। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 2 अप्रैल 2025 को वैंकूवर में शुरू हुई, जिसमें पॉइंट ग्रे सेकेंडरी स्कूल और ग्रानविले द्वीप जैसे स्थान शामिल थे, और 22 जुलाई 2025 को समाप्त हुई। दूसरे सीजन की शूटिंग जून 2026 में पूरी हुई। एले का प्रीमियर 1 जुलाई 2026 को हुआ। स्वागत समीक्षा। संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज को 44 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 55% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है, जिसमें औसत रेटिंग 5.3/10 है। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय है, लेक्सी मिनेट्री ने एले में पुरानी घटनाओं को नए सिरे से पेश करते हुए चमक और उत्कृष्ट नकल का परिचय दिया है, जो पूर्व कविता की उलझन भरी परंपराओं का पालन करने वाला एक हल्का फुल्का मनोरंजक केस स्टडी है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 18 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 52 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। संदर्भ: लेक्सी मिनेट्री एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वह प्राइम वीडियो कॉमेडी सीरीज एली 2026 में एली वुड्स की भूमिका निभाती हैं। प्रारंभिक जीवन मिनेट्री अटलांटा, जॉर्जिया के उपनगरों में सबसे बड़ी संतान के रूप में पली बढ़ीं। उनकी मां और सौतेले पिता दोनों लेखाकार हैं। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने रंगमंच और जनसंपर्क में दोहरी डिग्री प्राप्त की। आजीविका उनके शुरुआती स्क्रीन वर्क में लॉ एंड ऑर्डर SVU और टेलीविजन फिल्में जैसे द मर्डॉ मर्डर्स, क्राउडसोर्स मर्डर और द पैरामेडिक हु स्टॉक्ड मी शामिल हैं। फरवरी 2025 में उन्हें एली वुड्स के किरदार में चुना गया, जो लीगली ब्लॉन्ड 2001 का एक टेलीविजन प्रीक्वल है, जिसमें एली वुड्स हाई स्कूल में हैं। मिनेट्री ने एली वुड्स के हार्वर्ड प्रवेश निबंध का अपना संस्करण फिल्माकर ऑडिशन के रूप में ये भूमिका हासिल की। मुख्य फोटोग्राफी 2 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद मिनेट्री की वेशभूषा में पहली झलक वाली तस्वीरें जारी की गईं और श्रृंखला का प्रीमियर 1 जुलाई 2026 को हुआ। एली का कार्यकारी निर्माण रीज विदरस्पून की प्रोडक्शन कंपनी हेलो सनशाइन द्वारा किया गया है। फिल्म में मिनेट्री ने मैक्सिमस जेनकिंस द्वारा निर्देशित 2025 की हॉरर थ्रिलर फिल्म
ऑल अलोन टुगेदर में रेजिना की भूमिका निभाई। वो ऑसगुड परकिंस की हॉरर फिल्म द यंग पीपल का हिस्सा हैं। जून डायने राफेल REFIL, जन्म 4 जनवरी 1980, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और पटकथा लेखिका हैं। उन्होंने टीवी कॉमेडी कार्यक्रमों बर्निंग लव, एडल्ट स्विम के NTSF कॉलन, SD कॉलन SUV कॉलन कॉलन और ग्रेस एंड फ्रैंकी में अभिनय किया है। उल्लेखनीय फिल्म कार्यों में ईयर 1 और अनफिनिश्ड बिजनेस में सहायक भूमिकाएं, साथ ही उनकी 2013 की सन डांस फिल्म एज बैकवर्ड्स शामिल हैं, जिसे उन्होंने अपने रचनात्मक साथी केसी विल्सन के साथ सह लिखा और उसमें अभिनय किया। वो वर्तमान में जेसन मेंटेजुकास और अपने पति पॉल शीर के साथ हाउ डिड दिस गेट मेड और जेसिका सेंट क्लेयर के साथ द डीप डाइव दोनों की सह मेजबानी करती हैं। प्रारंभिक जीवन। राफेल का जन्म और पालन पोषण रॉकविल सेंटर, न्यूयॉर्क में डायने और जॉन राफेल के घर हुआ, जहां उन्होंने 1998 में साउथ साइड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो आयरिश मूल की हैं और कैथोलिक धर्म में पली बड़ी हैं। आजीविका। राफेल ने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क और बाद में लॉस एंजलिस में अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर UCB के साथ लेखन और प्रदर्शन से की। UCB में उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक लंबे समय तक चलने वाला स्केच शो रोड हार्ड एंड पुट अवे वेट था, जिसे उन्होंने अपने कॉमेडी पार्टनर और सबसे अच्छे दोस्त केसी विल्सन के साथ लिखा और प्रस्तुत किया था। ये स्टेज शो 2003 से 2006 तक न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में चला और 2005 में एस्पेन, कोलोराडो में आयोजित US कॉमेडी आर्ट्स फेस्टिवल में आधिकारिक रूप से चयनित हुआ था। राफेल और विल्सन की हास्य साझेदारी ने तब से फिल्म और टेलीविजन में एक सक्रिय लेखन करियर में विस्तार किया है। उन्होंने कॉमेडी फिल्म ब्राइड वॉर्स के लिए अपनी पहली पटकथा सह लिखी, जिसमें वे सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में राफेल ने पार्टी डाउन, हैप्पी एंडिंग्स, न्यू गर्ल और लेडी डायनामाइट जैसे शो और लॉन्ग शॉट और ब्लॉकर्स जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। 2010 में राफेल ने स्पाइक टीवी पर प्रसारित इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीरीज प्लेयर्स में बार्ब की भूमिका निभाई। उन्होंने केन मैरिनो और माइकल इयान ब्लैक के साथ वेब सीरीज बर्निंग लव के तीनों सीजन में भी अभिनय किया। 2013 के आउटफेस्ट फिल्म समारोह में राफेल और केसी विल्सन फिल्म एज बैकवर्ड्स के निर्देशक क्रिस नेल्सन के साथ। राफेल ने अपने लेखन साथी केसी विल्सन के साथ फिल्म और टेलीविजन के लिए पटकथाओं पर सहयोग किया है। हाल ही में उन्होंने एक साथ अश्लील महिला सहपाठी कॉमेडी फिल्म एज बैकवर्ड्स लिखी और उसमें अभिनय भी किया, जिसमें एलिसिया सिल्वरस्टोन, जॉन क्रायर, विंसेंट डी ओनोफ्रियो, पॉल शीर और बॉब ओडेनकर्क भी सह कलाकार हैं। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2013 को सनडांस फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2013 में ये खबर आई थी कि राफेल और विल्सन एक दूसरी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें वे साथ अभिनय करेंगे, जिसका निर्माण विल फेरेल और एडम मैके की कंपनी गैरी सांचेज प्रोडक्शंस कर रही है। फरवरी 2010 में राफेल मैनहट्टन के वेस्ट साइड थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे नाटक लव, लॉस एंड व्हाट आई वोर, नोरा एफ्रॉन और डेलिया एफ्रॉन द्वारा लिखित के रोटेटिंग कास्ट में शामिल हुईं। राफेल और केसी विल्सन ने कॉमेडी स्टेज शो द रियलेस्ट रियल हाउसवाइव्स बनाया, जिसमें उन्होंने जेसिका सेंट क्लेयर, मेलिसा राउच, डैनियल श्नाइडर और मॉर्गन वॉल्स के साथ अभिनय किया। ये शो 2011 में लॉस एंजलिस अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में मासिक रूप से चलने लगा। राफेल ने 2010 की पुस्तक वर्स्ट लेट प्लान्स में लघु कहानियों का भी योगदान दिया, जो लंबे समय से चल रहे स्टेज शो पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अक्सर अभिनय किया था। राफेल ने एडल्ट स्विम की एक्शन कॉमेडी सीरीज NTSF SD SUV में सह अभिनय किया, जो 2011 से 2013 तक 3 सीजन तक प्रसारित हुई। वो वर्तमान में अपने पति पॉल शीर के साथ कॉमेडियन जेसन मेंटेजुकास के साथ फिल्म चर्चा पॉडकास्ट हाउ डिड दिस गेट मेड की सह मेजबानी करती हैं। ये पॉडकास्ट एक गोलमेज चर्चा है, जहां शीर, राफेल, मेंटेजुकास और अन्य विशेष अतिथि उन फिल्मों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। 2015 में राफेल नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज ग्रेस एंड फ्रैंकी की मुख्य कास्ट में शामिल हो गए,
जिसमें जेन फोंडा, लिली टॉमलिन, मार्टिन शीन और सैम वॉटरस्टन सह कलाकार थे। ये 2022 तक चला। केट ब्लैक के साथ मिलकर राफेल ने रिप्रेजेंट द वुमेन्स गाइड टू रनिंग फॉर ऑफिस एंड चेंजिंग द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जो राजनीतिक करियर पर विचार करने वाली महिलाओं के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। निजी जीवन। राफेल का विवाह अभिनेता हास्य अभिनेता पॉल शीर से हुआ है। उनकी मुलाकात जनवरी 2004 में हुई थी, जब मैनहट्टन के अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर के कलात्मक निर्देशक ने शीर को राफेल और उनकी कॉमेडी पार्टनर केसी विल्सन को उनके यूसीबी के 2 महिला स्केच शो में सुधार करने के लिए सलाह देने के लिए बुलाया था। वे 2005 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस चले गए। अक्टूबर 2009 में उन्होंने सैंता बारबरा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में शादी की। उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म 2014 और 2016 में हुआ था। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। थॉमस एवरेट स्कॉट, जन्म 7 सितंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी फिल्मी भूमिकाओं में फिल्म दैट थिंग यू डू में ड्रमर गाय पैटरसन की मुख्य भूमिका, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस में नायक और बॉयलर रूम, वन ट्रू थिंग, डेड मैन ऑन कैंपस, द लव लेटर, बिकॉज आई सेड सो, डेंजर वन, ला ला लैंड और क्लाउड्स में उल्लेखनीय भूमिकाएं शामिल हैं। टेलीविजन में उन्होंने साउथलैंड श्रृंखला में डिटेक्टिव रसेल क्लार्क, जेड नेशन में चार्ल्स कार्नेट और ईआर में एरिक वाइजेंस्की, ब्यूटी एंड द बीस्ट में सैम लैंडन, स्क्रीम श्रृंखला में केविन डुवाल, रेन में विलियम, 13 रीजन्स वाई में मिस्टर डाउन और द समर आई टर्न प्रिटी में एडम फिशर की आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ट्रू टीवी सिटकॉम आई एम सॉरी में भी सह अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। स्कॉट का जन्म ईस्ट ब्रिजवाटर, मैसाचुसेट्स में हुआ था। वे सिंथिया सिंडी नी पियर्स, एक बीमा बिक्री प्रतिनिधि, और विलियम जोसेफ बिल स्कॉट, 2007 में निधन, एक सिविल इंजीनियर के बेटे थे। उन्होंने 1992 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने संचार विषय से शुरुआत की, लेकिन अंततः नाटक विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। 1993 में लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड और क्रेस्ट टूथपेस्ट के एक विज्ञापन में दिखाई देने के बाद स्कॉट की पहली उल्लेखनीय भूमिका टेलीविजन सिचुएशन कॉमेडी ग्रेस अंडर फायर में मैथ्यू के रूप में कई सीजन तक रही। उन्होंने मुख्य किरदार के नाजायज बेटे की भूमिका निभाई, जिसे उसने गोद देने के लिए दे दिया था। 1996 में स्कॉट को फिल्म दैट थिंग यू डू में गाय पैटरसन की भूमिका मिली। फिल्म के निर्देशक अभिनेता टॉम हैंक्स से उनकी समानता के कारण उन्हें लगभग इस भूमिका से वंचित कर दिया गया था, लेकिन हैंक्स की पत्नी रीटा विल्सन ने हैंक्स को स्कॉट को इस भूमिका में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कॉट ने कई अन्य भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने फिल्मों एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस और डेड मैन ऑन कैंपस में मुख्य भूमिका निभाई और द लव लेटर में कैट कैप्शॉ और टॉम सेलेक के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने कल्ट फिल्म बॉयलर रूम में अभिनय किया और वैन वाइल्डर में एक छोटा सा कैमियो किया, जिसका श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने जॉर्ज सी स्कॉट और जैक लेमन के साथ फिल्म इनहेरिट द विंड 1999 में बर्ट केट्स की भूमिका निभाई। उन्होंने 2002 और 2003 में टेलीविजन सीरीज ईआर में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं और विल एंड ग्रेस और सन्स ऑफ एनार्की जैसी अन्य फिल्मों और टेलीविजन शो में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने फिली सीरीज में एक वकील के रूप में किम डेलाने के साथ सह अभिनय किया। ये शो समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन इसकी रेटिंग कम रही और एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने टीएनटी पर प्रसारित होने वाली मेडिकल ड्रामा सीरीज सेव्ड में भी अभिनय किया। उन्होंने टेलीविजन फिल्म सरेंडर डोरोथी में भी अभिनय किया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म बिकॉज आई सेड सो में मैंडी मूर के किरदार के प्रेमियों में से एक की भूमिका निभाई। उन्होंने डगलस कार्टर बीन द्वारा लिखित ब्रॉडवे थिएटर कॉमेडी द लिटिल डॉग लाफ्ट में एक गुप्त समलैंगिक फिल्म स्टार मिशेल ग्रीन की भूमिका निभाई। उन्होंने एबीसी की संक्षिप्त कॉमेडी ड्रामा सीरीज कैश्मीरे माफिया 2008 में जैक कटिंग की भूमिका निभाई। 2009 में वे लॉ एंड ऑर्डर के 4 एपिसोड में न्यूयॉर्क के काल्पनिक गवर्नर डॉन शाल्वॉय के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने साउथलैंड के पहले सीजन के 7 एपिसोड में जासूस रसेल क्लार्क की भूमिका भी निभाई,
जिसे एनबीसी ने बंद कर दिया और बाद में टीएनटी ने इसे प्रसारित करना शुरू कर दिया। दूसरे सीजन की शुरुआत में वे एक आवर्ती किरदार बन गए और 6 में से 3 एपिसोड में दिखाई दिए। तीसरे और 5वें सीजन में वे चुनिंदा एपिसोड में दिखाई देते रहे। स्कॉट ने रेस टू विच माउंटेन, टैनर हॉल, मार्स नीड्स मॉम्स, पेरेंटल गाइडेंस, एनिमीज क्लोजर, सिस्टर सिटीज जैसी अन्य फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं और डेंजर वन में एक मिलनसार लेकिन अनैतिक पैरामेडिक का किरदार निभाया। टेलीविजन पर उनकी पिछली भूमिकाओं में ब्यूटी एंड द बीस्ट में सैम लैंडन, स्क्रीम में केविन डुवल, जेड नेशन में चार्ल्स कार्नेट और रेन में विलियम शामिल हैं। 2016 में वो फिल्म ला ला लैंड में दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने फिल्म डायरी ऑफ अ विम्पी किड द लॉन्ग हॉल में सह अभिनय किया और ट्रू टीवी सिटकॉम आई एम सॉरी में एंड्रिया सैवेज के साथ 2 सीजन तक नियमित कलाकार रहे। जेकब मॉस्कोविट्ज एक अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं। टेलीविजन में उनकी भूमिकाओं में एलए 2026 शामिल है। जीवनी। उत्तरी कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वे बाद में न्यूयॉर्क में बस गए। उन्होंने पैरामाउंट प्लस के लिए द गुड फाइट, एनबीसी के लिए मैग्नम पीआई और शिकागो पीडी और सीबीएस के लिए एफबीआई इंटरनेशनल में शुरुआती टेलीविजन भूमिकाएं निभाईं। मॉस्कोविट्ज ए24 की फीचर फिल्म वाइडो के में नजर आए, जिसे काइल मूनी और इवान विंटर ने लिखा और निर्देशित किया था। वे थॉमस पर्सी किम द्वारा लिखित और निर्देशित आइल चाइल्ड और रैचल इजराइल द्वारा निर्देशित द फ्लोटर्स में भी दिखाई दिए। उन्होंने ब्रायन फिल्म में भी एक भूमिका निभाई, जिसका विश्व प्रीमियर मार्च 2026 में SXSW महोत्सव में हुआ था। 2026 में मॉस्कोविट्ज को अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए एलए में लेक्सी मिनिट्री के विपरीत माइल्स की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता था, जो लीगली ब्लॉन्ड की एक प्रीक्वल सीरीज है, और उन्होंने उसी वर्ष शो के दूसरे सीजन की शूटिंग की। मॉस्कोविट्ज आगामी फिल्म हियर कम्स द फ्लड में रॉबर्ट पैटिंसन के साथ एक भूमिका निभा रहे हैं। फिल्मोग्राफी। चैंडलर किन्नी, जन्म 3 अगस्त 2000, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है। वो डिज्नी की ज़ॉम्बीज़ फ्रेंचाइजी में विला और प्रिटी लिटिल लायर्स 2022 से 2024 में टैबी हॉवर्थ की भूमिका के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किन्नी का जन्म 3 अगस्त 2000 को सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने 3 साल की उम्र में नृत्य करना शुरू किया और टैप, जैज और हिप हॉप में प्रशिक्षित हैं। उन्होंने डेबी एलन डांस एकेडमी में नृत्य का अध्ययन किया। उन्होंने 9 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया। उनके पास मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी है। किन्नी और उनकी मां ने चैंडलर फ्रेंड्स नामक संगठन की स्थापना की, जो वंचित युवाओं की मदद करता है। उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की और यूसीएलए में पढ़ाई करने से पहले 1 साल का अंतराल लिया। उन्होंने यूसीएलए में मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन प्रिटी लिटिल लायर्स की शूटिंग के लिए पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका। अपने शुरुआती अभिनय करियर के दौरान उन्होंने डिज्नी चैनल के शो गर्ल मीट्स वर्ल्ड और केसी अंडरकवर और निकलोडियन शो द हॉन्टेड हैथवेज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उनकी पहली प्रमुख भूमिका गॉर्टिमर गिबन की लाइफ ऑन नॉर्मल स्ट्रीट में कैथरीन डिलमैन के रूप में थी। इसके बाद उन्होंने लीथल वेपन में रियाना मुर्टाग के रूप में अभिनय किया। 2020 में वो ज़ॉम्बीज़ फ्रेंचाइजी में विला के रूप में शामिल हुईं, जो एक वेयरवुल्फ है और पहली बार ज़ॉम्बीज़ 2 में दिखाई देती है। जुलाई 2021 में किन्नी को प्रिटी लिटिल लायर्स में अभिनय करने की घोषणा की गई थी, जो 2010 की इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला का 2022 का स्पिन ऑफ है। ये घोषणा की गई थी कि वो टैबी की भूमिका निभाएंगी, जो एक महत्वाकांक्षी निर्देशक और हॉरर फिल्म की शौकीन हैं। डांसिंग विद द स्टार्स। 4 सितंबर 2024 को किन्नी को डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 33 में एक प्रतियोगी के रूप में घोषित किया गया। उन्हें पेशेवर नर्तक ब्रैंडन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जोड़ा गया। जजों के अंकों के आधार पर उच्चतम संचयी अंक और सीजन का पहला परफेक्ट स्कोर हासिल करते हुए किन्नी और आर्मस्ट्रॉन्ग डांसिंग विद द स्टार्स के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली अश्वेत जोड़ी हैं। उनका फ्रीस्टाइल रूटीन शो का पहला प्रदर्शन था, जिसमें सभी अश्वेत नर्तकों की एक सामूहिक कास्ट शामिल थी। सप्ताह नंबर नृत्य/गीत। जजों के अंक परिणाम
किन्नी और आर्मस्ट्रॉन्ग अंततः 26 नवंबर 2024 को तीसरे स्थान पर रहे। उपविजेता इलोना माहेर और उनके साथी एलन बर्स्टन और विजेता जॉय ग्रेजियादेई और उनकी साथी जेना जॉनसन के पीछे। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012, बैटलफील्ड अमेरिका, चैंटेल 2013, कंपनी टाउन एली मैकिनले, टेलीविजन फिल्म 2020, ज़ॉम्बीज़ 2, विला लाइकेंसन 2022, ज़ॉम्बीज़ 3 2025, ज़ॉम्बीज़ 4, डॉन ऑफ द वैम्पायर्स, टीबीडी छिपे हुए रहस्य 4, समय में वापसी, मारिया टेलीविजन फिल्म, निर्माणाधीन लघु फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2020, ज़ॉम्बीज़ 2, वुल्फ टेल्स, विला लाइकेंसन आवास की भूमिका, एडिसन का मूनस्टोन रहस्य 2021, ज़ॉम्बीज़ एडिसन का राक्षसी रहस्य 2023, ज़ॉम्बीज़ द रीएनिमेटेड सीरीज शॉर्ट्स। एमी पिएट्स एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वो टेलीविजन पर अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। एनबीसी के सिटकॉम कैरोलिन इन द सिटी 1995 से 99 में एनी स्पेडारो की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। बाद में उन्होंने कम समय तक चलने वाले सिटकॉम कर्स्ट एनबीसी 2000 से 2001, रॉडनी एबीसी 2004 से 2006 और एलियंस इन अमेरिका द सीडब्ल्यू 2007 से 2008 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। आजीविका पिएट्स ने अपने करियर की शुरुआत स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं के साथ साथ रूडी 1993 और जिंगल ऑल द वे 1996 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाकर की। 1995 में वो अल्पकालिक द डब्ल्यूबी सिटकॉम मसल में नियमित कलाकार सदस्य थीं। इससे पहले कि उन्हें एनबीसी सिटकॉम कैरोलिन इन द सिटी में एनी स्पेडारो के रूप में ब्रेक थ्रू भूमिका मिली, जिसमें ली थॉम्पसन ने अभिनय किया था। ये श्रृंखला 1995 से 1999 तक प्रसारित हुई। उन्हें 1999 में एक कॉमेडी श्रृंखला में एक महिला अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अगले वर्ष पिएट्स ने एनबीसी सिटकॉम कर्स्ट में स्टीवन वेबर के साथ अभिनय किया। ये श्रृंखला 2001 में एक ही सीजन के बाद रद्द कर दी गई थी। बाद में उन्होंने स्टेज म्यूजिकल द बॉसवेल सिस्टर्स में मार्था बॉसवेल की भूमिका निभाई। 2004 से 2006 तक वो एबीसी सिटकॉम रॉडनी में दिखाई दी। 2007 से 2008 सीजन के दौरान उन्होंने द सीडब्ल्यू सिटकॉम एलायंस इन अमेरिका में मां की भूमिका निभाई। उन्होंने एली मैकबील, सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, द डिवीजन, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, बर्न नोटिस, द क्लोजर, कर्ब योर एंथुजियाज्म, निप स्लैश टक, डेस्परेट हाउसवाइव्स, 2.5 Men, मॉम और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में भी अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2010 में एनबीसी कॉमेडी सीरीज द ऑफिस में डोना के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2011 में पिएट्स ने एबीसी फैमिली के अल्पकालिक ड्रामा सीरीज द 9 लाइव्स ऑफ क्लो किंग में क्लो किंग की मां मेरेडिथ किंग की भूमिका निभाई। 2016 में उन्हें द सीडब्ल्यू कॉमेडी ड्रामा सीरीज नो टुमारो में मुख्य किरदार के बॉस के रूप में कास्ट किया गया था। 2016 में पिएट्स ने मार्क मैरोन की आईएफसी सीरीज मैरोन के चौथे सीजन में नताली की भूमिका निभाई, जो एक साथी पुनर्वास रोगी थी। 2019 में उन्होंने द फ्लैश में राल्फ डिब्नी की मां की भूमिका निभाई। निजी जीवन पिएट्स ने 1997 में अपने गृहनगर मिल्वॉकी में अभिनेता केनेथ एलन विलियम्स से शादी की। पिएट्स ने 23 वर्ष की आयु में बेंजामिन नामक एक बेटे को जन्म दिया, जिसे उन्होंने बाद में गोद दे दिया। वो डिपॉल विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1993 रूडी मेलिंडा, 1996 गीत गुनगुनाइए लिजा, टिस्क 2009, रीयूनियन सैडी 2009, आप सैम 2010, एक किशोर, ड्रैगन स्लेयर के कारनामे अधिकारी एनी 2011, प्रॉम श्रीमती डॉयल 2013, ज़ेफिर स्प्रिंग्स भोर 2013, शरद ऋतु के पत्ते शरद ऋतु लघु फिल्म 2014, समझौता 2 मार्गरेट मैगी एबट 2017, आधे रास्ते बेथ
2017। असाधारण पुरुषों का वर्ष, बदतमीज कास्टिंग डायरेक्टर, 2020। हुक लगाना बेटी बीन, टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 1993। लापता व्यक्ति, लूसी स्टैनफील्ड, एपिसोड कभी कभी आप शामिल होने से खुद को रोक नहीं सकते, 1994। स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन, लेफ्टिनेंट सैंड्रा रोड्स, एपिसोड वंश, 1995। मांसपेशियां, ब्रॉनविन जोन्स मुख्य भूमिका, 1995-1999। शहर में कैरोलीन, एनी स्पेडारो मुख्य भूमिका, 1997। सभी झूठों का अंत हत्या में होता है, टेरी पैक्सटन, टीवी फिल्म। रॉक बैंड है जिसका गठन 1993 में मैडिसन विस्कॉन्सिन में हुआ था। बैंड की संरचना, जिसमें स्कॉटिश संगीतकार शर्ली मैनसन गायक और अमेरिकी संगीतकार ड्यूक एरिक्सन गिटार बास कीबोर्ड, स्टीव मार्कर गिटार कीबोर्ड और बुच विग ड्रम परक्यूशन शामिल हैं, इसकी स्थापना के बाद से अपरिवर्तित रही है। चारों सदस्य गीत लेखन और निर्माण में शामिल हैं। गार्बेज ने विश्व स्तर पर 17 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं। बैंड का 1995 में आया पहला एल्बम, जिसका नाम बैंड के नाम पर ही था, समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया, जिसकी 4 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं और इसे यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में डबल प्लैटिनम का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कई सफल एकल गीत भी आए, जिनमें स्टूपिड गर्ल और ओनली हैप्पी व्हेन इट रेन्स शामिल हैं। इसके बाद आया एल्बम वर्जन 2.0, 1998 भी उतना ही सफल रहा, जिसने यूके एल्बम चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और 2 ग्रैमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। इसके बाद बैंड ने 19वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 1999 के थीम सॉन्ग को गाया और सह निर्मित किया। उनका तीसरा एल्बम ब्यूटीफुल गार्बेज 2001 भी समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन पहले 3 महीनों में 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकने के बावजूद ये अपने पूर्ववर्तियों की व्यावसायिक सफलता को दोहराने में विफल रहा। अपने चौथे एल्बम ब्लीड लाइक मी 2005 के निर्माण में आई दिक्कतों के बीच गार्बेज बैंड चुपचाप भंग हो गया, लेकिन एल्बम को पूरा करने के लिए फिर से एकजुट हुआ, जो अमेरिका में करियर की सबसे ऊंची रैंकिंग चौथे नंबर पर पहुंचा। बैंड ने अपने ब्लीड लाइक मी कॉन्सर्ट टूर को बीच में ही रोक दिया और अलग अलग रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अनिश्चितकालीन विराम की घोषणा की। 2007 में ये विराम थोड़े समय के लिए रुका, जब उन्होंने अपने सबसे बड़े हिट एल्बम एब्सोल्यूट गार्बेज के लिए नए ट्रैक रिकॉर्ड किए। बैंड 2011 में फिर से एकजुट हुआ और अपने खुद के लेबल स्टन वॉल्यूम पर अपना 5वां एल्बम नॉट योर काइंड ऑफ पीपल 2012 सकारात्मक समीक्षाओं के साथ जारी किया। इसके बाद उन्होंने स्ट्रेंज लिटिल बर्ड्स 2016 और नो गॉड्स नो मास्टर्स 2021 जारी किए। बैंड का 8वां स्टूडियो एल्बम लेट ऑल दैट वी इमेजिन बी द लाइट 30 मई 2025 को जारी किया गया। इतिहास गठन 1993 से 1994। स्मार्ट स्टूडियो की स्थापना 1983 में विग और मार्कर द्वारा की गई थी और यहीं पर मैनसन ने बैंड के लिए ऑडिशन दिया था। ड्यूक एरिक्सन और बुच विग कई बैंडों में एक साथ रहे थे, जिनमें स्पूनर और फायर टाउन स्टीव मार्कर साउंड इंजीनियर के रूप में शामिल थे। 1983 में विग और मार्कर ने मेडिसन में स्मार्ट स्टूडियो की स्थापना की और विग के प्रोडक्शन कार्य ने उन्हें सब पॉप की नज़र में ला दिया। स्पूनर 1990 में फिर से एकजुट हुआ और एक और रिकॉर्ड जारी किया, लेकिन 1993 में भंग हो गया क्योंकि विग और मार्कर ने निर्माता के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाया। 1994 में विग बहुत लंबे रिकॉर्ड बनाने से ऊब चुके थे। उन्होंने एरिक्सन और मार्कर के साथ मिलकर U2, डेपेचे मोड, 9 इंच नेल्स और हाउस ऑफ पेन जैसे बैंडों के लिए रीमिक्स तैयार किए। इन रीमिक्स में विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था और अक्सर नए गिटार हुक और बास ग्रूव को प्रमुखता दी गई थी। इस अनुभव ने तीनों पुरुषों को एक बैंड बनाने के लिए प्रेरित किया, जहां वे उस रीमिक्स संवेदनशीलता को लेना चाहते थे और किसी तरह इसे बैंड सेटअप की सभी संभावनाओं में अनुवादित करना चाहते थे। विग के अनुसार टीम को अपने नाम की प्रेरणा एक शुरुआती अप्रिय टिप्पणी से मिली, जब बैंड के एक मित्र ने रिकॉर्डिंग सामग्री सुनकर कहा, "ये बकवास कचरे जैसा लगता है।" हालांकि बैंड की आत्मकथा दिस इज द नॉइज दैट कीप्स मी अवेक के अनुसार
विग ने अपनी 1993 की स्टूडियो डायरी में रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में लिखा था। लंबे समय तक काम करने के दौरान कुछ भी बढ़िया नहीं बन पाता, और जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नाम इस प्रविष्टि की अंतिम पंक्ति से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह सारा कचरा कुछ सुंदर बन जाएगा। प्रारंभिक वर्ष और मैनसन का शामिल होना 1994 से 1995। स्टीव मार्कर ने एमटीवी के 120 मिनट्स कार्यक्रम में मैनसन के बैंड एंजल फिश के गाने सफोकेट मी का म्यूजिक वीडियो देखा और उन्हें गार्बेज बैंड के साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया। विग के साथ गायन के शुरुआती सत्रों और सदस्यों के पहले पुरुष प्रधान समूहों के साथ काम करने के अनुभव के कारण बैंड में एक महिला मुख्य गायिका की तलाश की इच्छा जागी। विग ने कहा कि वे डेबी हैरी, पैटी स्मिथ, क्रिसी हाइंड और सियोक्सी सियोक्स जैसी महिला गायिका की तलाश में थे। ये सभी वास्तव में सशक्त और अद्वितीय व्यक्तित्व वाली थीं। मार्कर और विग ऐसी गायिका चाहते थे जिनकी आवाज में ऊंची, चुलबुली या लड़कियों जैसी मिठास ना हो और जो संयमित तरीके से गा सकें, उन ऑल्टरना रॉक गायिकाओं के विपरीत जो चीखने की प्रवृत्ति रखती हैं। मार्कर 120 मिनट्स देख रहे थे जब उन्होंने स्कॉटिश बैंड एंजल फिश के सफोकेट मी का संगीत वीडियो देखा, और वे खुद विग और एरिक्सन द्वारा नवगठित बैंड के लिए एक गायिका की तलाश में 120 मिनट्स देख रहे थे। उन्होंने एरिक्सन और विग को वीडियो दिखाया, जबकि उनके प्रबंधक शैनन ओशे ने बैंड की गायिका शर्ली मैनसन का पता लगाया। जब मैनसन से संपर्क किया गया तो वो नहीं जानती थीं कि विग कौन थे, और उन्हें निर्वाणा एल्बम नेवरमाइंड के क्रेडिट देखने के लिए कहा गया, जिसे विग ने निर्मित किया था। 8 अप्रैल 1994 को मैनसन की मुलाकात लंदन में पहली बार एरिक्सन, मार्कर और विग से हुई। उसी शाम विग को निर्वाणा के फ्रंटमैन कर्ट कोबेन की आत्महत्या की खबर मिली। लाइव एल्बम के समर्थन में एंजल फिश के उत्तरी अमेरिका दौरे के समाप्त होने तक गार्बेज प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। एरिक्सन, मार्कर और विग ने मेट्रो शिकागो में कार्यक्रम में भाग लिया और मैनसन को बैंड के लिए ऑडिशन देने के लिए मेडिसन आमंत्रित किया गया। ऑडिशन अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैनसन ने वहां उन लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उन्हें पता चला कि संगीत में उनकी पसंद एक जैसी है। लाइव टूर के अंत में एंजल फिश बैंड भंग हो गया। मैनसन ने ओशे को फोन किया और फिर से ऑडिशन देने के लिए कहा। उन्हें लगा कि बात बन सकती है। मैनसन ने बैंड के साथ अपने पहले सेशन को एक आपदा बताया, क्योंकि उन्हें सेशन प्लेयर के रूप में कोई अनुभव नहीं था और वो और बैंड दोनों ही स्थिति से पूरी तरह असहज थे। लेकिन उस मुलाकात से उत्पन्न आपसी अरुचि ने बैंड को एकजुट कर दिया। बैंड ने मैनसन को दूसरा मौका दिया, जो क्वीर गाने पर उनकी शांत आवाज से तुरंत प्रभावित हो गए थे। परिणाम स्वरूप मैनसन बैंड के पहले एल्बम पर काम शुरू करने के लिए अपने गृहनगर एडिनबर्ग से मेडिसन, विस्कॉन्सिन चली गईं। पहले गाने स्टूपिड गर्ल, क्वीर और वाओ के मूल संस्करण थे, जिसके कारण मैनसन ने कुछ बोल अपने हिसाब से लिखे। इस सेशन से पहले मैनसन ने कभी कोई गाना नहीं लिखा था, फिर भी इस बार उन्हें बैंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। विस्कॉन्सिन के उत्तरी जंगलों में एक कैबिन में गीत लिखे गए, जबकि गाने स्मार्ट स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए। ग्रंज शैली से अवगत, जिसने उन्हें विशेष रूप से विग को नाम दिलाया था। बैंड ने समान ध्वनि से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया, जानबूझकर एक पॉप रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। विग के प्रोडक्शन इतिहास को लेकर बोली लगाने की होड़ से बचने के लिए गार्बेज ने बिना किसी बायो के डेमो टेप भेजे। गार्बेज ने मशरूम यूके वर्ल्ड वाइड उत्तरी अमेरिका को छोड़कर के साथ अनुबंध किया और बैंड को वॉल्यूम पत्रिका संकलन में शामिल करवाया। रिलीज के लिए एकमात्र संभावित उम्मीदवार वाओ था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा गीत था जिसका प्रोडक्शन बैंड ने पूरा कर लिया था। दिसंबर में रिलीज होने पर वाओ को XFM और रेडियो 1 के डीजे स्टीव लेमैक, जॉन पील और जॉनी वॉकर द्वारा रेडियो पर प्रसारित किया जाने लगा। वाओ के बारे में लोगों के बीच चर्चा से ये ट्रैक वापस अमेरिका पहुंच गया। 21 दिसंबर को गार्बेज ने उत्तरी अमेरिका के लिए जेरी मॉस के लेबल अल्मो साउंड्स के साथ अनुबंध किया। मैनसन को रेडियो एक्टिव रिकॉर्ड्स द्वारा मशरूम और अल्मो दोनों को एक एल्बम के लिए लाइसेंस दिया गया था। गार्बेज के किसी भी लेबल से कोई मुआवजा नहीं मिला। गार्बेज ने वाओ को एल्बम में शामिल करने या एकल के रूप में रिलीज करने पर विचार नहीं किया था,
वॉल्यूम के विशेष लाइसेंस के कारण पूर्ण व्यावसायिक एकल रिलीज संभव नहीं थी, इसलिए 20 मार्च 1995 को मशरूम ने वाओ को सीमित 7 इंच विनाइल प्रारूप में डिस्कॉर्डेंट के माध्यम से जारी किया, जो गार्बेज को लॉन्च करने के लिए स्थापित एक लेबल था। मई तक अमेरिका में व्यावसायिक वैकल्पिक रेडियो ने इस ट्रैक को अपना लिया था और इसे देश भर में व्यापक रूप से बजाया जाने लगा। वाओ ने हॉट मॉडर्न रॉक ट्रैक्स पर 39वें नंबर पर शुरुआत की। ये अगले हफ्तों में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और जुलाई में 26वें नंबर पर पहुंच गया। वाओ बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 सप्ताह तक बना रहा और दोनों सप्ताह 97वें नंबर पर रहा। कचरा और अंतर्राष्ट्रीय सफलता 1995 से 1997। गार्बेज बैंड ने 1996 में जर्मनी के रॉक पलास्ट में मिल्क गीत प्रस्तुत किया। 15 अगस्त 1995 को गार्बेज ने बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 193वें स्थान पर पदार्पण किया। यूनाइटेड किंगडम में एल्बम के प्रचार के लिए क्वीर के बजाय गैर एल्बम ट्रैक सब ह्यूमन और ओनली हैप्पी व्हेन इट रेन्स को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। एल्बम ने यूके एल्बम चार्ट पर 12वें स्थान पर पदार्पण किया। ऑस्ट्रेलिया में एल्बम ने 5वें स्थान पर पदार्पण किया। क्वीर को यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में तुरंत रिलीज किया गया, जबकि गार्बेज ने अपना पहला दौरा शुरू किया। गार्बेज को सर्वश्रेष्ठ नए बैंड और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय नवागंतुक के लिए ब्रिट पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। एल्बम की शुरुआती सफलता के बाद गेफेन रिकॉर्ड्स के जनसंपर्क प्रबंधक जिम मर्लिस ने दावा किया कि रिकॉर्ड निर्माता के रूप में अपनी पिछली सफलता के परिणाम स्वरूप विग ही इस बैंड का एकमात्र महत्वपूर्ण सदस्य है। मैनसन और मर्लिस के बीच हुई मुलाकात की यादें दोनों के बीच अलग अलग हैं। हालांकि मर्लिस का दावा है कि उन्होंने मुलाकात के दौरान ये संकेत नहीं दिया था कि बैंड के रिकॉर्ड बेचने के लिए विग को प्रचार की आवश्यकता होगी। मुलाकात के बाद गेफेन रिकॉर्ड्स ने निष्कर्ष निकाला कि बैंड प्रेस अभियान को खत्म करना चाहता है और वे एक बैंड के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं, न कि बुच विग के एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में। गार्बेज एल्बम के रिलीज होने के बाद साक्षात्कारों के दौरान मैनसन के व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा हुई। मर्लिस ने दावा किया कि वो साक्षात्कार को एक प्रदर्शन की तरह लेती हैं, ये स्वीकार करते हुए कि वास्तव में प्रेस को विग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मैनसन में भी उतनी ही दिलचस्पी थी। शुरू में 3 निर्माता और एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर बैंड ने इस बयान की आलोचना की, क्योंकि गार्बेज बनाने से पहले उनके अपने अपने बैंड में उनका संगीत इतिहास था। गार्बेज की मंच पर प्रदर्शन करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन वाओ के संगीत वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान लाइव प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किए जाने पर उन्होंने प्रदर्शन का आनंद लिया और एक टूर आयोजित करने का निर्णय लिया। गार्बेज टूर नवंबर 1995 में शुरू हुआ और 1996 तक जारी रहा। बैंड ने मिनियापोलिस में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जिसमें डैनियल शुल्मैन को बैंड द्वारा बास गिटार बजाने के लिए भर्ती किया गया था। दौरे के दौरान मैनसन ने बाद में याद किया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि मैं वहां की हूं या कोई भी उन्हें गंभीरता से लेगा, जिसके कारण उन्हें आत्मचेतना महसूस होने लगी। आल्मो केवल 4 प्रदर्शनों के बाद गार्बेज दौरे के शेष भाग को रद्द करने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि वे बैंड के लाइव प्रदर्शन से प्रभावित नहीं थे। हालांकि अल्मो को दौरे के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए मनाने के बाद पूरे दौरे के दौरान बैंड के लाइव प्रदर्शनों को आलोचकों से प्रशंसा मिलने लगी। मैनसन ने 1996 के ओस्टर फेस्ट महोत्सव में प्रस्तुति दी। ओनली हैप्पी व्हेन इट रेन्स उत्तरी अमेरिका में एक एकल के रूप में रिलीज किया गया था। स्टूपिड गर्ल यूरोपीय दौरों को बढ़ावा देने के लिए रिलीज किया गया था। एमटीवी ने घोषणा की कि ओनली हैप्पी व्हेन इट रेन्स को बज क्लिप के रूप में प्रमाणित किया गया था, जिससे 13 फरवरी से इसके नेटवर्क पर भारी रोटेशन की गारंटी मिली। ओनली हैप्पी हॉट 100 पर नंबर 55 पर पहुंचा। स्टूपिड गर्ल को यूके में लगातार वीडियो और रेडियो पर प्रसारित किया गया और ये नंबर 4 पर पहुंचा, जो यूके सिंगल्स चार्ट पर बैंड का पहला टॉप 10 हिट बन गया और एल्बम को नंबर 6 पर पहुंचा दिया। मई में गार्बेज ने शिकागो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ट्रिकी के साथ मिल्क पर फिर से काम किया। गार्बेज बैंड ने 1998 में TFI फ्राइडे पर आई थिंक आई एम पैरानॉइड गाना प्रस्तुत किया था। 1999 की शुरुआत में वर्जन 2.0 को
एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट रॉक एल्बम के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। स्पेशल टॉप 40 रेडियो पर सबसे अधिक जोड़ा गया सिंगल था। यूरोप में गार्बेज ने अपना सबसे बड़ा हेडलाइन टूर शुरू किया, जिसमें व्हेन आई ग्रो अप और द ट्रिक इज टू कीप ब्रीदिंग के लिए सिंगल रिलीज किए गए। अप्रैल में व्हेन आई ग्रो अप को मॉडर्न रॉक रेडियो पर रिलीज किया गया। व्हेन आई ग्रो अप को बाद में बिग डैडी फिल्म में दिखाया गया। वर्जन 2.0 को यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 लाख बिक्री के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री द्वारा यूरोपीय प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यू लुक सो फाइन को वर्जन 2.0 के अंतिम सिंगल के रूप में विश्व स्तर पर रिलीज किया गया, क्योंकि गार्बेज ने यूरोप का दौरा किया, जिसमें स्कॉटिश संसद के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एडिनबर्ग में हेडलाइनिंग भी शामिल थी। लेंथ की बात कर ले इस एक तरह से सीरीज के पर एपिसोड की, तो 43 से लेकर 56 मिनट तक टोटल लेंथ हमें इसकी देखने को मिली है। बाकी और भी कई इसके जो एपिसोड है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। बाकी सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छे लगते तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।